Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड होने वाले हैं। जैसे यूपीएससी में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उसी प्रकार से एमसीक्यूज़ को यहाँ पे लाया गया है, जो कि बिल्कुल करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे और प्रीलिम्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ में लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, सभी लोगों को वो क्वेश्चन भी ज़रूर से अटेम्प्ट करना है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा एमसीक्यू क्या है, प्लस किस रीज़न से ये चर्चा में है, प्लस इसका आंसर क्या होगा, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को देता हुआ चलूँगा। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके ऑनेस्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और साथ ही साथ में फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी लिखना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए। इस बेसिस पर आप लोग डेली क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोला गया, फॉरेस्ट फायर को लेकर चर्चा की गई है। फॉरेस्ट फायर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आज की डेट का, क्योंकि यूरोप के अंदर हम लोगों ने देखा बहुत सारे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, हीट वेव्स वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वापस से चर्चा में आ चुका है, लगातार पिछले 5-6 दिनों से न्यूज़ में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन इंडिया। देखो, जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके रिस्पॉन्स में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है कि जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस है, यानी जंगल में आग लगने की जो एक घटना है, ये लगातार बढ़ चुकी है और पिछले 20 सालों के अंदर ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है मिजोरम एक हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस को देख चुका है पिछले 20 सालों में, यानी पिछले 20 सालों में 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से आग तो बड़ी बड़ी है। साथ ही साथ में दूसरा स्टेटमेंट मेंशन करता है मिजोरम जो राज्य है, यहाँ पर पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र ये मोस्ट प्रोन एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है फॉरेस्ट फायर इवेंट्स का, जिसके पीछे का कारण है कि क्लाइमेट के अंदर बहुत तेज़ी से चेंज आ रहे हैं, उसके बेसिस पर लगातार फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, बताना यह कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 and 3 ओनली, ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलना। ऑप्शन सी बोलता है 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोलता है तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो कोशिश करो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को देने की। हम चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने रिसेंटली आपके साथ में पूरी की पूरी रिपोर्ट डिस्कस की थी, काफ़ी कुछ डिटेल से बताया था, आपको याद हो रहा होगा द हिंदू वीडियो के अंदर में। अगर आप लोग द हिंदू वीडियो के जो भी यहाँ पे प्रॉपर नोट्स वगैरह निकालते हो, क्योंकि वो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, अगर अपने पास में स्टोर करके रख रहे हो तो उसमें ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है, चाहे तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, पिछले कुछ टाइम पे अगर हम लोग देखें तो पिछले 20 सालों के अंदर 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस हैं ये लगातार इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि देखो जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम के अंदर पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 को देखेंगे तो बताया गया आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र
ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि मोस्ट प्रेन स्टेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है फॉरेस्ट फायर इवेंट्स का। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हम लोगों ने देखे भी हैं। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, यानी कि गर्मी लगातार इंक्रीज होना, जैसा मैंने आपको बताया। तो स्टेटमेंट 3 भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को समझा। तो मतलब काफ़ी डिटेल्स आपको पढ़ना होगा, इन डेप्थ पढ़ना होगा। और देखो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते भी ऐसे हैं, थोड़ा डेप्थ में यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब क्या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। अब जो पूरा डेटा है ना, अगर आप लोग को थोड़ा और डिटेल से देखना है, वो मैंने आपको स्लाइड के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है कि भारत के अंदर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। जो तीनों पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स, कहने का मतलब है कि जो पिछले 2 दिन पहले द हिंदू के अंदर जो मैंने एक आर्टिकल कवर किया था फॉरेस्ट फायर को लेकर, उसमें मैंने आपके साथ में यही वाला डेटा शेयर किया था और इसी डेटा के बेसिस पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया। और अगर आपने पढ़ा था तो आराम से यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाते। अब देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, देखो यूपीएससी 2012 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 के प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन था? काफ़ी ट्रिकी सा था। ट्रिकी कैसे था? तो इसको देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नीचे ऑप्शन में आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं और बोला गया कि इन चारों में से एक राज्य ऐसा है जिसके पास में ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। वो राज्य कौन सा है आपको बताना है जिसके पास में ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला बोलता है कि वो राज्य लोकेटेड है सेम लैटिट्यूड पर जो कि यहाँ पे नदन राजस्थान से पास होता है। आपको पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगर हम लोग अर्थ को देखते हैं तो ये हमारा लैटिट्यूड्स हो जाते हैं और ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इन चारों राज्यों में से वो राज्य वो है जो कि ऐसे लैटिट्यूड पर स्थित है जो कि राजस्थान से पास होता है। अब लैटिट्यूड जा रहा होगा। अब मान लो यहाँ पे हम लोग अगर इंडिया के मैप को ड्रॉ करें, एग्जैक्टली यहाँ पे मान लो ये राजस्थान हो गया, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से लैटिट्यूड जा रहा होगा, तो इस प्रकार से जा रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ साथ इन चारों ऑप्शन में जो स्टेट्स दिए गए हैं उस स्टेट से भी पास हो रहा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको ये दे दिया गया। दूसरा यहाँ पे बोला गया इन चारों राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिसका 80% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये जो फॉरेस्ट कवर वाला है, यहीं से आपकी जो ये क्वेश्चन है वो पलट जाता है। तो एक राज्य ऐसा है जिसका 80% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर में कवर होता है। उसके बाद में इन्हीं चारों राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिसमें 12% से ज़्यादा का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा टिपिकल सा एक क्वेश्चन बन चुका है। इसको समझना यहाँ पर डिटेल से था, उसके बाद इसको हम लोग आप कर सकते हो सॉल्व कर सकते हैं। अब वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि बिल्कुल देखो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे वही लैटिट्यूड पास होता है जो कि यहाँ पे राजस्थान से पास होता है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो ये सारे राज्य पड़ते हैं उसी लैटिट्यूड के ऊपर जिसके थ्रू यहाँ पे मतलब वो लैटिट्यूड जो कि राजस्थान के ऊपर से पास हो रहा होता है। अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में समझाऊं तो ये आपको लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं, ये आपको लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे इंडिया का मैप देखते हो तो ये आपको लैटिट्यूड्स देखने को मिल जाते हैं। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। अब राजस्थान को जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पे रहा राजस्थान। अब ये राजस्थान से लैटिट्यूड निकला और यहाँ से गुजरता हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से निकलता हुआ यहाँ पे आप देख पाओगे इधर वैसे तो नेपाल है, यहाँ पे हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे सिक्किम और देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश से भी यहाँ पे ये पूरा का पूरा लैटिट्यूड पास हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश उसी लाइन में आता है, उसी लैटिट्यूड के नीचे यहाँ पर स्टैंड करता है जो कि राजस्थान के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो मैच करता है। फिर उसके बाद में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2011 की, उसके बेसिस पर बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के पास में लगभग 80% के आसपास का फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारा जंगल इनके पास में है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट आई थी। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना, तो ऐसा यहाँ पे जैसे मिजोरम के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं, ऐसा रिपोर्ट ने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर उसी रिपोर्ट ने बताया था कि 12% का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है
वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो वो रिपोर्ट आई थी 2011 के अंदर, उसके बेसिस पर यहाँ पे जिन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी आप लोग का भी क्वेश्चन होगा यार फॉरेस्ट फायर इतना देखने को मिलता है, अगर मान लो हमसे पूछ लिया गया कि भाई एक उपाय बताओ, एक सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो सोल्यूशन ये हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर ब्रेकर बना सकते हैं। ब्रेकर मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आप कह सकते हो बीच में जगह छोड़ी जा सकती है। इससे क्या होगा, अगर मान लो एक जगह पे आग लगती है तो इससे पूरे जंगल में आग नहीं लगेगी, यहीं पर थम जाएगी, यहाँ से आग आगे बढ़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं। अगर ये नहीं होता, ये जो पाथ ये नहीं बनाते, तो पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट होता और एक जगह आग लगती तो वो पूरे के पूरे अंत तक आग पहुंच जाती और पूरा का पूरा जंगल को वो झुलसा देती। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो फॉरेस्ट जो ब्रेकर है ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन का काम कर सकता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपके साथ में इस चीज़ को शेयर कर दिया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है इस वीडियो के अंदर, कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लेवल की चीज़ों को दी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, अब ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, पिछले 10 दिनों से चर्चा में है। ये क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स। तो इको सेंसिटिव जोन के कॉन्टेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा गया, नॉट करेक्ट। अब इको सेंसिटिव जोन के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से एक्सप्लेन सेक्शन पर बताया। केरला अभी लगातार इको सेंसिटिव जोन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, नेशनल पार्क होंगे, उनके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यही चीज़ देखते हुए केरला प्रोटेस्ट करता है। केरला बोलता है नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होंगी क्योंकि हमारा बहुत सारा एरिया जो है ये पूरा जंगल वाला एरिया देखने को मिलता है, बहुत सारा एरिया हमारा जंगल वाला होता है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह वो सब आपको केरला के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग किस किस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे, फिर वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो केरला के लिए काफ़ी कंसर्न बन जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर केरला प्रोटेस्ट भी कर रहा है। तो ये आर्टिकल डिटेल से पब्लिश हुआ था, तो इसी वजह से इको सेंसिटिव जोन को लेकर क्वेश्चन तैयार किया गया। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन, इसको मेंशन किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है इको सेंसिटिव जोन आर यूनिफॉर्म शॉक एब्जॉर्बर एरियाज, यानी ध्यान रखना यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये यूनिफॉर्म शॉक ऑब्जर्वर एरिया है जो कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास देखने को मिलता है। कुछ ऐसे जंगल के हिस्से हैं जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर है, वहाँ पे आप लोग कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, उस एरिया को हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, तो उसके आसपास इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया इको सेंसिटिव जोन बेसिकली एक यूनिफॉर्म शॉक एब्जॉर्बर है। अब ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा एरिया हो जाएगा जहाँ पे अनवांटेड चीज़ों को रोका जाएगा, अनवांटेड मोशंस को यहाँ पे रोकने का काम किया जाएगा। ठीक है ना, तो क्या मेंशन किया है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन आर यूनिफॉर्म शॉक एब्जॉर्बर एरियाज आर ऑल अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इसके आसपास क्या है, एक इको सेंसिटिव जोन है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड है यूनिफॉर्म। क्या ये इको सेंसिटिव जोन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक ही साइज़ का होता है सभी नेशनल पार्क, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी एरियाज़ के आसपास? अब बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। थोड़ा ट्रिकी सा है लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों के दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी आप कह सकते हो कि या फिर ना पहला गलत है ना दूसरा गलत है। अब बताओ यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो मेंशन किए गए हैं ये गलत हैं, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। चलो अब हम लोग दोनों स्टेटमेंट को ज़रा डिटेल से देखते हैं। अब जो इको सेंसिटिव जोन होता है इसके बारे में चर्चा हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर मेंशन किया गया है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को देखना होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में जो ये वर्ड है ना इको सेंसिटिव जोन, इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। हालांकि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन ये वहाँ पे मेंशन नहीं है, और यही यहाँ पे पूछा गया है, ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन ये मेंशन है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसी वजह से स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखो, जो इको सेंसिटिव जोन है
ये बेसिकली ऑब्वियस ही बात है। देखो क्या होता है, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो एरियाज़ हैं इसके आसपास का एरिया ही हम लोग इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पे अब कोई भी माइनिंग नहीं चलेगी, कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं की जाएंगी, वो सब कुछ यहाँ पे कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इको सेंसिटिव जोन यूनिफॉर्म होते हैं, यानी एक जैसे साइज़ के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इको सेंसिटिव जोन यूनिफॉर्म नहीं हो सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये साइज़ में यानी चौड़ाई वगैरह, ठीक है, चौड़ाई लंबाई जो है वो बेसिकली अलग अलग हो सकती है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसा अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग पहले से इस क्वेश्चन को लेकर प्रिपेयर हो चुके हो। आगे आते हैं। अब यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। क्या क्वेश्चन बन जाते हैं इतने टिपिकल भी? हाँ, देखो यूपीएससी 2014 में प्रीलिम्स में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या था? अगेन इको सेंसिटिव जोन को लेकर ही था क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमने डिस्कस किया है ना, अभी सॉल्व किया है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इको सेंसिटिव जोन्स वो एरियाज हैं जो कि डिक्लेयर करे गए हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा कि इसके बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि इसके बारे में मेंशन तो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो बात की गई है वो बात यहाँ पे इस एक्ट के अंदर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। लेकिन ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन वो मेंशन कहीं पर भी नहीं है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारा जो पर्पज़ होता है इको सेंसिटिव जोन एरिया डिक्लेयर करने का, वो ये होता है कि अगर हमने एक एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब है वहाँ पे हर एक प्रकार की एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी हो, चाहे कोई सी भी एक्टिविटीज़ हो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाएगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी कृषि को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाती है, ये स्टेटमेंट बोलता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको 2 ओनली देखने को मिलेगा। अब 2 ओनली क्यों देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मुझसे भी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इसका करेक्ट आंसर आपको 4 देखने को मिलेगा, नीदर 1 नर 2। ना पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ना दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ऐसा क्या है। इको सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है, मतलब एक ऐसे एरिया जो कि बहुत नाजुक हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसके 10 किलोमीटर में इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर दिया जाता है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में कहाँ पे चर्चा की गई है मैंने आपको बता दिया, वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है दोबारा से। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला गया कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का जो पर्पज़ है वो है सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे रोक लगा देना, उसको बैन कर देना, एग्रीकल्चर को छोड़कर। तो देखो बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर तो वहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह लोकल कम्युनिटीज़ कर सकती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकती हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़, हर प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बैन नहीं किया गया है। जो टूरिज़्म है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है, रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ की जाती हैं, तो इसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा नीदर 1 नर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है पूरा क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला था, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाने वाला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि यहाँ पर मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहो। थर्ड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये बात करता है एक स्टेटमेंट को लेकर। हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है और अभी कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस भी किया था। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। समाधान जो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टेटमेंट ए बोलता है इट इज़ अ मैकेनिज्म टू एड्रेस द ग्रीवांस ऑफ फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं अगर उनको कोई परेशानी है, जैसे कि मान लो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कोई फ्लड वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से यहाँ पर उनको नुकसान हुआ है, अब उनकी जो परेशानी है उसको ठीक करने का ये मैकेनिज्म है समाधान। या ऑप्शन भी बोलता है ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नक्सल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, जो नक्सलवाद है उसको रोकने के लिए। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन बोलता है या फिर समाधान एक स्ट्रैटेजी है जो कि एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम करती है शहर वाले एरियाज़ में। या फिर डी बोलता है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। अब बताओ, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये पिछले 2 दिन पहले चर्चा में था, मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ डेटा आप लोग को प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन वही है जो कि करंट अफेयर बेस्ड है, आपसे
क्वेश्चन के मतलब आपसे डिस्कशन उसका ऑलरेडी हो चुका है, द हिंदू के अंदर कवर कर चुका हूँ मॉर्निंग वाले वीडियो में। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अब ये जो समाधान है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी में, तो कंफ्यूजन मत बिल्कुल मत पालना। इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। समाधान बेसिकली यहाँ पर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि नक्सल एक्टिविटीज़ को चेक करने का काम करता है, ठीक है ना, नक्सलवाद को रोकने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने आपको जब नक्सलवाद के बारे में पढ़ाया था परसों नहीं कल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर मॉइस्ट जो हैं ये बढ़ते हैं, कैसे ये इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक एडिटोरियल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। फिर बताया था कि नक्सलवाद को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए, ग्रे हाउंड के बारे में बताया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में बताया था, और उसके बाद समाधान के बारे में बताया था। अब याद आ गया होगा, है ना। तो समाधान बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और नक्सल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे चेक करने का, उनको रोकने का काम करता है। इसको लाया गया था 2017 में। जब बात करते हैं समाधान की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म एक अपने आप में यूनिक फुल फॉर्म है। एस स्टैंड करता है स्मार्ट लीडरशिप के लिए, ए अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये इकलौता डॉक्ट्राइन है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है। तो आप कहोगे अभी तो आप नक्सल कह रहे थे, फिर बीच में आपने मॉइस्ट बोला, फिर आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला, तो देखो तीनों एक ही हैं, है ना। इंडिया में हम लोग इनको नक्सलाइट के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर ये मॉइज्म के नाम से जाना जाता है, मॉइस्ट के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो, तीनों ही यहाँ पर एक ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर यूपीएससी ने साल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन वहाँ पे आता है। तो पूछा गया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे देश के कुछ एरियाज़ के अंदर ये अफेक्टेड कर रहा है। तो आपको एक्सप्लेन करना है सरकार के अप्रोच टू काउंटर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखो, डायरेक्टली यही पूछा गया सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए, तो उसमें तो ये तो आपको मेंशन करना ही करना है। ये मेंशन नहीं करोगे तो वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू टैकल नक्सलवाद। ओके, आगे आते हैं। उसके बाद अब देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ, यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, और इसको भी आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या था, ऐसे टर्म दे दिए जाते हैं, जैसे अभी समाधान दिया, ऐसे 2017 में एम स्ट्राइप्स नाम का एक टर्म दे दिया था। एम स्ट्राइप्स कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी, नेशनल हाईवेज की सिक्योरिटी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एम स्ट्राइप्स इसका करेक्ट आंसर है बेसिकली बी, ये टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। एम स्ट्राइप्स की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। आगे आते हैं उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन थोड़े से कम बने हैं करंट अफेयर से, लेकिन क्वेश्चन जो भी बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल के बने हैं। अब ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पे क्वेश्चन बना है लेक उर्मिया को लेकर, लेक उर्मिया, ठीक है ना, लेक उर्मिया चर्चा में है, ध्यान रखना। तो लेक उर्मिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेक को लेकर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, पिछले 5-6 सालों में लगातार लेक को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आए। तो लेक उर्मिया के रेफरेंस में पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये लोकेटेड है अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और अज़रबैजान आर्मेनिया के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है लेक उर्मिया जो है दुनिया का एक लार्जेस्ट हाइपर सेलाइन लेक देखने को मिलता है, और ये बेसिकली यहाँ पे इस लेक में हम्पबैक एंगर फिश पाई जाती है, और काफ़ी सारी मतलब ये जो फिश है ये बेसिकली एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी खतरे में रहने वाली प्रजाति है। दो स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। आओ अब इसके बारे में जानते हैं। जो लेक उर्मिया है ये बेसिकली एक एंडोरिक सॉल्ट लेक देखने को मिलती है। एंडोरिक सॉल्ट लेक का मतलब है ये सिर्फ इतने में हिस्से में स्थित है, इसका पानी ओशन तक नहीं पहुंचता, कोई भी समुद्र तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना, सी या समुद्र तक कोई भी पानी नहीं पहुंच पाता, ये आपको देखने को मिल जाती है लेक। ये लेक कहाँ पर है? ईरान में है। ईरान की कैपिटल आपको तेहरान देखने को मिल जाएगी, और तेहरान के पीछे आपको ये लेक देखने को मिल जाएगी। और मुझे तो लगा था, वैसे काफ़ी सारे लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा, ये जो न्यूज़पेपर है ये इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है,
ठीक है। तेहरान टाइम्स यानी कि ईरान का ही न्यूज़पेपर है, तो इसको देख के काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि हाँ, ये जो लेक है वो तेहरान के अंदर देखने को मिलती है, ठीक, ईरान के अंदर देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते हैं जो लेक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो लेक है ये एज़रबाईजान और अर्मीनिया को बांटता है, इनके बीच में बाउंड्री का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो लेक है लोकेटेड है ईस्ट एज़रबाईजान और वेस्ट एज़रबाईजान के बीच में। जब आप लोग देखोगे तो यह है एज़रबाईजान, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा एज़रबाईजान का इधर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ईस्ट और वेस्ट एज़रबाईजान के एरिया में आप देख पाओगे जो बीच में ये जो लेक है वो आ जाती है। ये अर्मेनिया और एज़रबाईजान का बॉर्डर तो ये हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लेक यहाँ पे होती तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं हाँ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है, लेकिन लेक आप कह सकते हो यहाँ पर है और एज़रबाईजान को ये सिर्फ और सिर्फ एज़रबाईजान को बांटती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद लेक उर्मिया जो है ये ईरान के अंदर है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। उर्मिया एक लार्जेस्ट हाइपरसलाइन लेक तो है जो कि यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो सिटी ऑफ उर्मिया है यहाँ पे लोकेटेड है, ये उर्मिया शहर है, वहीं पे ये लेक उर्मिया स्थित है। लेकिन ध्यान रखना इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, इस झील ने बहुत ज़्यादा सूखी पड़ी है, बहुत लंबे समय पहले से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए और लेक उर्मिया यहाँ पर सूख गई, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी लेक उर्मिया एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम बोला जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, यानी कि जो बर्ड्स इधर से उधर ट्रैवल करती हैं तो वो यहाँ पर इस झील पर रुक जाती हैं, ठीक है ना। तो ये फ़िश के लिए यहाँ पे फ़िश का कोई भी रोल नहीं है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए वर्क करती है, इसी वजह से जो स्टेटमेंट दूसरा है वो भी गलत है और इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। डी ये बोलता है ना पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। साल 2022 में ऐसा क्वेश्चन बना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। कौन सी झील है जो कि यहाँ पे सूख गई है और एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है? तो उसका करेक्ट आंसर है लेक फैगुबिन, ठीक है ना। आगे आते हैं। फिर उसके बाद साल 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तांजानिया एंड युगांडा। तांजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाली झील कौन सी है? तो वह है लेक विक्टोरिया। जैसा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, इधर लेक विक्टोरिया, इधर युगांडा है और इधर आपको नीचे तांजानिया देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में ये लेक पड़ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। इनमें से यहाँ पे एक लेक है जो कि आर्टिफिशियल लेक के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोडाईकनाल। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। 154 ईयर ओल्ड आर्टिफिशियल लेक ये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। तो आज क्वेश्चन थोड़े कम थे, आज 5 के बजाय 4 ही थे, लेकिन जो भी थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जैसा आप लोग देख चुके हो। बाकी आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले मैं कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अनायुतु फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बी, केरला। केरला के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अनायुतु बेसिकली फीडिंग ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को यहाँ पे फीड किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। उनको खिलाया जाता है कहाँ पर? केरला के अंदर में। तो इसकी वजह से ध्यान रखना, फेस्टिवल और उनका जो प्लेसेस हैं इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाते हैं। नाउ आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है और यूनिक सा है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्वेश्चन ये बोलता है शुकी कैमेटा, ये बेसिकली यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग टाउन है, यानी ये एरिया एक सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग टाउन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन से देश में स्थित है? क्योंकि ये चर्चा में है तो आपको बताना है। ये जो टाउन है कॉपर प्रोड्यूसिंग टाउन है और ये कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी चिली या फिर ऑप्शन डी डेनमार्क। तो फटाफट इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। बाकी इसका जो आंसर है वो मैंने आपको अगले पेज पर प्रोवाइड करवा दिया है। अगले पेज से आप लोग यहाँ पे इसके आंसर को पढ़ सकते हो, स्लाइड में देख सकते हो। बट अभी क्या है, एक छोटी सी कोशिश करनी है कि खुद से यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है ना। तो एक कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। इसी के साथ में वीडियो को करेंगे समाप्त और इस वीडियो से डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प भी हो रही होगी। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सर MCQs की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और अच्छे तरीके से कवर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होते हैं, तो कुछ MCQs को और इंक्रीज़ कर दो। तो आप लोग बता सकते हो कौन कौन चाहता है कि MCQs की जो क्वांटिटी उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी 5 हो रहे हैं तो मैक्सिमम 10 कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ और अलग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे
पॉसिबल हो पाएगा मेरे से तो मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कहने था, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार पूछा जाए कि आप चाहते हो क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना तो आप लोग बता सकते हो। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।